नमस्कार। कल हम लोगों ने अश्मरी रोग के बारे में चर्चा की थी, उसकी चिकित्सा के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम लोग अतत्वाभिनिवेश जो महागत के रूप में फेमस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर मनोरंजन साहू, राजेश चंद्र जी उपस्थित हो गए हैं। आप सबको नमस्कार। आपकी पहली उपस्थिति अंकित गुप्ता जी, रेणु मंडल जी, विकास चौधरी जी आदि सभी चिकित्सक उपस्थित हो रहे हैं। पहले कुछ प्रश्न मेरे सामने हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उनका एक प्रश्न है। फीमेल है, 35 ईयर्स ओल्ड हैं। उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन उनकी माहवारी बंद हो जाती है। एलोपैथिक दवा लेते हैं तो प्रारंभ हो जाती है, अन्यथा फिर बंद हो जाती है। यानी जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, हार्मोन्स के लेने से एमसी चालू हो जाता है, बंद कर देते हैं तो बंद हो जाता है। ऐसी अवस्था में निश्चित है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की ये प्रॉब्लम है। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक तो संशोधन करा दें, क्योंकि हार्मोन्स के ट्रीटमेंट के लिए पंचकर्म से बड़ा ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। 3-4 दिन पंचकोल काढ़ा देवें खाली पेट में दोनों टाइम 30 ml की मात्रा में। निरामावस्था प्राप्त हो जाने के बाद पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करके वमन करा दें। वमन के बाद विरेचन, और विरेचन के बाद वस्ती का प्रयोग करें। वस्ती में त्रिफला, गिलोय, वायुविडंग, नागरमोथा, सुंठी और एलोवेरा, ये बराबर मात्रा में 50-50 ग्राम लेके काढ़ा बना लें 300 ml। और इसमें पंचतिक्त घृत 20 ml, 30 ml और 30 ml शहद, 5 ग्राम सेंधव और 10 ग्राम यवक्षार मिला करके विधिवत 16 बस्ती देवें। वमन के बाद विरेचन कराएं। विरेचन के बाद ये बस्ती का सेवन करें। अनुवासन के रूप में 10 मूल तेल की बस्ती आप इस पेशेंट में दे सकते हैं। इसके बाद इसमें रजा प्रवर्तनी बटी और एलोस कंपाउंड, एलोस कंपाउंड एलार्सिन की मेडिसिन है। ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है फॉर एमसी। 2 गोली एलोस कंपाउंड, 2 गोली रजा प्रवर्तनी बटी, ऐसे दिन में 2 या 3 बार पेशेंट को लगातार 3 माह तक यह औषधि दें। इससे एमसी रेगुलाइज हो जाएगी। कुमारी आसो 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा इसमें शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, प्रद्रांतक लौह 250 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, ये 1 पुड़िया सुबह 1 पुड़िया शाम को पेशेंट को देना चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, उनका एक पेशेंट मेल पेशेंट है, 40 साल की उम्र है। चेस्ट के पीछे पसलियों में जमकर जकड़ाहट होती है। चलने में ब्रेथलेसनेस महसूस होता है। शरीर बहुत ही दुर्बल है। थोड़ा योगाभ्यास करते हैं, योगासन करते हैं तो आराम मिलता है। चेस्ट के पीछे पसलियों में जकड़ाहट होती है। ऐसी अवस्था में आप 1 लीटर दूध में 1 चम्मच चीनी मिला करके पिएं। 3 दिन 3 बार 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 पिएं।
मृदु विरेचन करा दें। एरनटाइल 40 ml 50 ml दुग्ध में मिला करके प्रातःकाल खाली पेट दे देवें। इससे जो वायु का अवरोध है वो हटेगा और जकड़ाहट भी कम होगी। इसके अलावा चेस्ट में और पार्श्व प्रदेश और पृष्ठ भाग में सहचर तैल की अच्छी तरह अभ्यंग करें। अभ्यंग करने के पश्चात पत्रपिंड श्वेत करें। पत्रपिंड श्वेत से निश्चित रूप से इस पेशेंट में लाभ प्राप्त होगा। ब्रेथलेसनेस है, शरीर दुर्बल है, ऐसी अवस्था में च्यवनप्राश या मिनाल माल्ट या आमल की रसायन का सेवन 5-5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार दुग्ध के साथ कराएं। नियमित रूप से योगा भी कराएं। अगर योगा से आराम मिलता है तो निश्चित रूप से जो आसन उनको सूट होते हैं वो जरूर कराना चाहिए। औषधियों में एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, आम वातारी रस 250 मिलीग्राम और श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ पेशेंट को देना चाहिए। दशमूलारिष्ट और महारासनादिक्वाथ, दशमूलारिष्ट 2 चम्मच, महारासनादिक्वाथ 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा इसमें अश्वगंधा, गिलोय चूर्ण और शतावरी चूर्ण, अश्वगंधा, गिलोय और शतावरी ये बराबर मात्रा में चूर्ण बना लें और 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ पेशेंट को देना चाहिए। महायोगराज गुगुलू, सिंहनाथ गुगुल का भी प्रयोग ऐसी अवस्था में आप पेशेंट में कर सकते हैं। ये सब ट्रीटमेंट करने से जो चेस्ट का दर्द है, जो चेस्ट के पीछे पसलियों में जकड़ाहट होती है, वो निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। आवश्यकता पड़ने पर दशमूल क्वाथ की आप निरूह बस्ती भी दे सकते हैं या एरंडमूल आदि बस्ती। ये काल बस्ती क्रम से आप दें। अनुवासन बस्ती के रूप में दशमूल तेल 30 ml और निरूह बस्ती के रूप में एरंडमूल आदि बस्ती दें। विधि कैसे देना है, कंटेंट्स क्या क्या हैं, वो कई बार मैं बता चुका हूँ, मेरी किताब में भी उल्लेखित है, उनको आप वहाँ देख सकते हैं। नीलम शुक्ला जी 18 साल की फीमेल पेशेंट है। 15-15 दिन में पीरियड्स आते हैं। सेकेंड और थर्ड ब्लीडिंग अधिक होती है, लेकिन 8वें-9वें दिन से ब्लीडिंग कम होकर के ड्रॉप जैसा ब्लीडिंग होती रहती है। यह भी निश्चित रूप से हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। इसमें भी आप, जैसा मैंने पहले बताया, आप संशोधन करा लें। वमन, विरेचन और वस्ती जो मैंने अभी बताई, उसका प्रयोग करने से निश्चित रूप से पेशेंट में आराम होगा। औषधि के रूप में प्रद्रांतक रस 250 मिलीग्राम, बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, दिन में 2 या 3 मात्राएं इसकी आपको सेवन कराना है। ब्लीडिंग को बंद करने के लिए कैप्सूल पोसेक्स 2 कैप्सूल सुबह शाम को या टैबलेट स्टिप्लॉन 2 गोली दिन में 3 बार आप प्रयोग ब्लीडिंग बंद करने के लिए कर सकते हैं। नागकेशर और धाय पुष्प चूर्ण, ये 50-50 ग्राम चूर्ण तैयार कर मिला लेवे और 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार पेशेंट को देने से निश्चित रूप से ब्लीडिंग उसकी बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ उद्देश्य है कि एमसी उसका रेगुलाइज हो। रेगुलाइज के लिए निश्चित रूप से आपको संशोधन कराना पड़ेगा।
इसके पश्चात आप एलोस कंपाउंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। एलोस कंपाउंड भी एमसी को रेगुलर करता है। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आनंद आयुर्वेद, फीमेल पेशेंट है, उनका उम्र करीब 80 साल की है। उनको निमोनिया हुआ है वायरल, और इसी की वजह से पार्श्वशूल और ज्वर की उत्पत्ति उसमें हो गई है। ज्वर, मंद मंद ज्वर भी रहता है। वायरल निमोनिया हो गया है तो निश्चित है वक्ष प्रदेश में वेदना भी होती होगी, जैसा कि आपने बताया कि पार्श्वशूल होता है, ज्वर होता है। ऐसी अवस्था में अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, त्रिभुवन कीट रस 125 मिलीग्राम और कफ केतु रस 125 मिलीग्राम, ये दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा भारंग आदि क्वाथ 30 ml पानी मिला के भोजन के बाद दोनों टाइम देना है। ज्वर अधिक हो तो गोदंती की 500 मिलीग्राम की मात्रा दिन में 3-4 बार दीजिए। इससे ज्वर निश्चित रूप से आराम होगा। पार्श्वशूल तो निमोनिया कारण है। जब निमोनिया का रोग ठीक होगा तो अपने आप ही पार्श्वशूल ठीक हो जाएगा। लेकिन अधिक ज़्यादा हो तो इसमें पुष्कर मूल, फारंगी, सुंठी, मुलैठी और गिलोय, इनका बराबर मात्रा में लेकर के यौकुट कर लें और इसका काढ़ा दिन में 2-3 बार पेशेंट को दे दो। और पीने के लिए हमेशा गर्म पानी का ही सेवन कराएं। अच्छा हो सुंठी से सिद्ध कर लीजिए पानी को, और इसी पानी को पेशेंट को पिलाना चाहिए। डॉक्टर अंशुल गुप्ता, शोल्डर जॉइंट का पेन है, क्या ट्रीटमेंट इसमें हम कर सकते हैं? शोल्डर जॉइंट में या तो फ्रोजन शोल्डर जॉइंट होता है, जिसको हम अवबाहु कहते हैं, उसकी वजह से वेदना होती है, या पेशेंट मूवमेंट नहीं करता है और इसलिए जॉइंट्स में स्तब्धता हो जाती है और घुमाने से आगे ऊपर करने से रोगी को वेदना होती है। ऐसी अवस्था में पंचकोल काढ़ा, पंचकोल क्वाथ 30 ml दिन में 2 बार खाली पेट लगातार 15 दिन तक इसका सेवन कराएं। साथ में योगराज गुग्गुलू और सिंहनाथ गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ। औषधियों में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम और एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, ये एक पुड़िया है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा शहद के साथ आप देवें। इसमें पत्रपिंड श्वेत बहुत ही उपयोगी चिकित्सा साबित होगी। पहले वायु अभ्यंग कर दें सहचर तेल 10 मूल तेल से, और पश्चात पत्रपिंड श्वेत। पत्रपिंड में एरन पत्र, निर्गुंडी पत्र, अड़ूसा का पत्र, अर्क पत्र, इनको अच्छी तरह बारीक काट करके 10 मूल तेल में ही इसको बघार दीजिए। इसमें मेथी दाने, नारियल का भुरका और नींबू के छोटे छोटे पीस डाल करके पका लीजिए। जैसे पालक आदि पकाते हैं वैसा पका लीजिए, और जब उसकी लुगदी बनने लगे तब तक पकाइए। उसके बाद उसकी 2 पोटली बना लीजिए और 10 मूल आदि तेल को तवे में डाल करके डुबो करके और सेक करना है। ये भी एक, जब तक प्रत्यक्ष कर्माभ्यास न हो तब तक पत्रपिंड श्वेत आप न करें। आप एक बार देख लें कहीं पर जहाँ भी पंचकर्म होता हो, फिर आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं और इससे निश्चित रूप से वेदना में तत्काल रोगी को आराम होगा। इसके अलावा पेशेंट को थोड़ा योगाभ्यास कराएं।
इससे भी बहुत अच्छा लाभ होता है। मूवमेंट होना चाहिए। कई बार व्यक्ति मूवमेंट नहीं करता और दिन भर कुछ ना कुछ टीवी देखना या कंप्यूटर से काम करना, मोबाइल पे काम करने से इस प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो जाती है। डॉक्टर संजय ने एक जानकारी दी है। कल किसी चिकित्सक ने पूछा था कि वे पंचकर्म कहाँ कहाँ सीख सकते हैं, तो पंचकर्म में 3 जगह पंचकर्म सिखाया जाता है। डिप्लोमा कोर्स है और 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाया जाता है। तो एक तो सायन आयुर्वेद महाविद्यालय जो कि बॉम्बे में स्थित है, और YMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नवी बम्बई में स्थित है, और पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज गवर्नमेंट का है, ये वर्ली में स्थित है बम्बई में। यहाँ से आप योग सर्टिफिकेट और योग डिप्लोमा आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर क्लासेस होती हैं, रेगुलर आपको यहाँ रहना पड़ेगा। अभी कोरोना की वजह से संभवतः कार्यक्रम नहीं चल रहे होंगे। आप संपर्क में रहिएगा, जब प्रारंभ हो जाएगा तो मैं आपको जरूर सूचित करूँगा। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उनका एक पेशेंट है, मेल है, एज उसकी 40 है, लेफ्ट लेग में वेरिकोज वेन्स है। वेरिकोज वेन से पेशेंट को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी वेदना होती है, पैरों में सूजन आ जाती है, स्किन का जो रंग है वो बदल जाता है, कृष्ण वर्ण का हो जाता है। ऐसी अवस्था में आभ्यंतर स्नेहपान पंचतत्व घृत से करके और क्लासिकल विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद लेखन वस्ती का प्रयोग इस रोग में करना चाहिए। लेखन वस्ती में कई बार आपको बता चुका हूँ, त्रिफला है, वायुविडंग है, गिलोय है, सुंठी है, नागरमुथा है। इनका डिकॉक्शन 300 ml बना लें। गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम और 5 ग्राम सेंधव, विधिवत वस्ती बना करके और 16 वस्ती दें। आवश्यकता अनुसार 10 मूल तेल की अनुवासन वस्ती आप दे सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो चिकित्सा महत्वपूर्ण है वो है रक्तावशोषण, रक्त मोक्षण। वेरिकोज वेन्स में ज़्यादा अच्छा होगा कि जलौ का उच्चारण करें, जलौ का लगाएं। 2 जलौ का कम से कम इकट्ठा लगाएं। एक दिन छोड़ करके लगभग 5-6 सीटिंग आपको देना है। इससे बहुत ही शीघ्रता से लाभ पेशेंट में प्राप्त होता है। जलौ का न हो तो सिरावेद का प्रयोग, सबसे पास जो वेन्स दिख रही हो उसके द्वारा आप सिरावेद कर सकते हैं। इससे भी रोगी को आराम प्राप्त होता है, लेकिन जलौका से रोगी को ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा शहद के साथ पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा कैशोर गुग्गुलू, अमृतादि गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ पेशेंट को देना चाहिए। रोगी को नित्य प्रतिदिन अच्छी तरह अभ्यंग करना चाहिए। सरसों तेल से अभ्यंग करें, इससे भी काफ़ी पेशेंट को लाभ प्राप्त होता है। रोगी को चलने फिरने के लिए बोलें। अधिक देर तक खड़े रहने से ये व्याधि होती है, वो अवॉइड करें। खास तौर से लेडीज़ जो खाना पकाती हैं, घंटों घंटों तक वो खड़ी रहती हैं और खड़े रहने के कारण भी वेरिकोज वेन हो सकता है। कई बार जो मेदो रोग से ग्रसित है, स्थूल रोग से ग्रसित है, उनको वेरिकोज मिलता है। ऐसे व्यक्ति में पहले स्थूल की चिकित्सा करें और उसके पश्चात भी वेरिकोज की चिकित्सा करें, या साथ साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन वेट कम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से जिसकी वजह से ये रोग होता है
उन कारणों को परित्याग करना बहुत आवश्यक है। अमित सिंह जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं, उनका प्रश्न व्हाट्सएप में आया था हिप सार्दीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो आप समझ लें, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इंटरेक्टल EEG पैटर्न एसोसिएटेड विद इन्फेंटाइल स्पाज्म। ये बच्चों को जो पैदा होते हैं तत्काल उसमें स्पाज्म उत्पन्न हो जाता है और इसमें सडन अचानक ही मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता रहता है, खास तौर से छाती में, ट्रंक प्रदेश में या एक्सट्रीमिटीज़ में। It is the most common interictal EEG pattern associated with infantile spasm. The most common clinical description is a sudden symmetric tonic muscles contraction producing flexion or extension of the trunk and extremities. यह निश्चित है ब्रेन से संबंधित व्याधि है। जिस प्रकार एपिलेप्सी और इंसेफेलोपैथी जो व्याधियाँ होती हैं उसके काफ़ी नज़दीक है, और इसमें जो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट करते हैं वह ट्रीटमेंट इसमें देना चाहिए। ऐसे पेशेंट में, चूँकि इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में ही ज़्यादा व्याधि होती है, ऐसी अवस्था में कुमार कल्याण रस 30 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 30 मिलीग्राम और वात कुलांतक रस 30 मिलीग्राम, इन सबको मिला करके एक पुड़िया ये दिन में 2 बार या 3 बार पेशेंट को शहद के द्वारा चटा दें। अरविंदासो 20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम को देवें। इससे भी रोगी को बहुत ही शीघ्र आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन, इसमें जो उपयोगी ट्रीटमेंट होता है वो षष्टिकशाली श्वेत। षष्टिकशाली श्वेत 15 दिन करें, 15 दिन सर्वांग धारा, और साथ साथ में जो मैंने ट्रीटमेंट बताया वो देवें। क्योंकि बच्चा है तो शोधन नस इसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मण नस, स्नेहन नस आप कर सकते हैं। 1 से 2 बूंद की मात्रा पंचेंद्रिय वर्धक तैल या अणु तैल या ब्राह्मी तैल से नस्य आप प्रतिदिन कराएं, और शिरा प्रदेश में अच्छी तरह तर्पण करें, अच्छा अभ्यंग करें। संभव हो तो पिचू का धारण कराएं, नहीं तो सिर्फ अभ्यंग से ही काम चल सकता है। तो ऐसा ट्रीटमेंट करने से निश्चित रूप से पेशेंट में आराम प्राप्त होता है। अब आइए एक जानकारी मैं दे दूं आपको। जैसा आप लोगों ने इंगित किया है, कई फ़ोन भी मेरे पास आ रहे हैं कि पंचकर्म के बारे में डिटेल व्याख्यान प्रारंभ करें, क्योंकि प्रत्येक रोग में पंचकर्म की चिकित्सा आवश्यक है। पंचकर्म के बिना संपूर्ण रोगों को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसा कहा है, दोषाणाम च द्रुमाणाम च मूले अनुपते सति रोगाणाम प्रसवानाम च गतानाम आगते ध्वा। जिस प्रकार किसी वृक्ष को, किसी पौधे को जलमूल से उखाड़ के फेंक दिया जाए तो दोबारा उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, वैसे ही पंचकर्म के द्वारा दोषों को यदि शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो पुनः रोग उत्पत्ति संभव नहीं है। दोषाः कदाचित कुप्यन्त जिता लंघन पाच नहीं है, जिता संशोधमेश नते पुनर्भवा। पाचन दीपन शमन से रोग यदि हम ठीक कर दें, लेकिन पुनः कारण के उपस्थित होने पर रोग हो सकते हैं। लेकिन यदि शोधन के द्वारा दोषों को बाहर निकाल दिया जाए
तो रोगोत्पत्ति संभव नहीं है। बुद्धि प्रसादम बलम इंद्रियाणाम धातु स्त्रित्वम ज्वलनस्य दीप्तम चिराचपाकम वैसा करोति संशोधम सम्यक उपास्यमाने। रोग तो ठीक करता ही है, साथ साथ इंद्रियों को बल देता है, बुद्धि का प्रसादन करता है। मलापहम रोगहरम बलवर्णम प्रसादनम पीत्वा संशोधम सम्यक आयुषा युंजिते जरम। मलापहम मलों को हरने वाला है, दोषों को समावस्था में लाने वाला है। तो ये पंचकर्म की श्रेष्ठता के बारे में कुछ मैंने आपको बताया। तो पंचकर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे, दिनांक 28 से उसकी सीरीज प्रारंभ करेंगे। इस सेशन में एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रश्न जरूर करिए, लेकिन संबंधित विषय से, ताकि जो विषय हम आपके सम्मुख रखें वो उस विषय का ज्ञान आपको अच्छी तरह हो जाए। आपने पढ़ा है, पहले भी पंचकर्म पढ़ा है, आप अभी भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन बार बार सुनने से, बार बार देखने से क्षमता बढ़ती है। तो हम पंचकर्म का व्याख्यान परसों से चालू करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्म, पंचकर्म कौन है, पंचकर्म 5 ही क्यों हैं, अष्टमहादोष कर भाव क्या हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमको पंचकर्म पढ़ने के पहले ज्ञात होना चाहिए, उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो याद रखिए, परसों से अर्थात 28 तारीख से आपको ब्रोशर मिल गया होगा। डॉक्टर नवीन जी ने शायद ब्रोशर बना के उसको सर्कुलेट भी कर दिया है। तो परसों से अर्थात 28 तारीख से पंचकर्म के व्याख्यान प्रारंभ किए जाएंगे। हमारे चिकित्सक जो निरंतर जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से साझा करें पंचकर्म के बारे में, क्योंकि मैं शुरू से ही रोग की चिकित्सा के बारे में पहले पंचकर्म कराने के लिए कहता हूँ। इसलिए आप एक दूसरे को खबर करके और ये व्याख्यान सुनने का जरूर प्रयास करें। डॉक्टर हरजीत सिंह जी, डॉक्टर KN गंगवार जी, डॉक्टर सपना डिमरी जी, डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी, डॉक्टर वंदना पाठक, डॉक्टर प्रदीप मानवी, डॉक्टर लक्ष्मण पुरोहित, डॉक्टर RV प्रजापति, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर सुनील कुमार जी, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, डॉक्टर बलविंदर सिंह मलिक, डॉक्टर परेश मन्या जी, आनंद आयुर्वेद, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर कृष्णा सागर, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर विवेक भारद्वाज, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर हनुमंत सिंह राय, वंदना पाठक, योगेश महाजन, भानु प्रताप सिंह यादव, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, डॉक्टर निर्मला स्वाल, डॉक्टर अनुराग अहिरवार, डॉक्टर सलोनी गुप्ता, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सहपाठी, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर कुलभूषण हसीजा, डॉक्टर योगेश महाजन और कमलकांत मित्तल, ये सब चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम एक फैमिली के रूप में अपने आप को देखते हैं। चलिए आज हम अतत्वाभिनिवेश के बारे में चर्चा करेंगे। अतत्वाभिनिवेश भी मानसिक व्याधि है। महागध के अंतर्गत आचार्य चरक ने इस व्याधि को माना है। महत्वपूर्ण मानसिक व्याधि है। चरक में इसका वर्णन मिलता है, बाकी वाग्भट और सुश्रुत या लघुत्रयी में वर्णन कम मात्रा में मिलता है। लघुत्रयी में तो मिलता है, लेकिन बृहत्त्रयी में सिर्फ चरक में इसका वर्णन उपलब्ध है, वो भी अपस्मार के अध्याय में। अपस्मार के अध्याय के अंत में अतत्वाभिनिवेश का वर्णन किया गया है। जैसा मैंने पहले बताया, इसको महागध भी कहा गया है।
इस व्याधि में भ्रमात्मक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, इसीलिए इसको अतत्वा अभिनिवेश कहा जाता है। बुद्धि विभ्रम हो जाता है, इसमें निर्णय लेने में असमर्थ रहता है ऐसा पेशेंट। इसे बुद्धि एवं स्मृति की विकृति भी कहा जाता है। स्मृति और बुद्धि विकृति वाला रोग कहा जाता है। यह एक प्रकार का प्रज्ञापराध है। जैसा आप जानते हैं, धी धृति स्मृति विभ्रंशो यत् कुरुते अशुभम। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सा हित है, कौन सा हित है, यह ज्ञान इस व्याधि में खत्म हो जाता है, जिसमें बुद्धि और स्मृति एवं धैर्य का विभ्रंश हो जाता है। मन स्थिर नहीं रहता और वह एक बात पर दृढ़ नहीं रहता है। अपने वाक्य जो है समय समय पर बदलते रहता है। इसे ओबेसो डिसऑर्डर कह सकते हैं। ओबेसो डिसऑर्डर्स के अंतर्गत इसको हम मान सकते हैं। आइए इसको समझें, क्या है अतत्वाभिनिवेश। अतत्वाभिनिवेश वह व्याधि है जिसमें रोगी को नित्य को अनित्य तथा अनित्य को नित्य एवं हित को अहित और अहित को हित समझने लगता है। ये इसके मुख्य लक्षण भी हैं। निदान में पहले से ही मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति में जब वो मलिन दूषित आहार विहार का सेवन करता है, शीत और उष्ण स्निग्ध रूक्ष गुण वाले पदार्थों को निरंतर सेवन करता रहता है और अधारणीय वेग को धारण करता है, तो अतत्वाभिनिवेश नामक रोग की उत्पत्ति हो जाती है। मलिनहार शीलस्य वेगान प्राप्त निग्रहतः शीतोष्ण स्निग्ध रूक्षाद्य हेतुभिश्चादि सेवतई है। ये मुख्य कारण इसके होते हैं। संप्राप्ति में निदान के सेवन करने से रज और तम पहले से वृद्ध व्यक्ति में त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है। तब रज तम की अधिक वृद्धि होने से मन का दोषों से आवृत हो जाना और उसकी वजह से मनोवाही और बुद्धवाही स्रोतों में दोषगमन हो जाता है और इनके माध्यम से हृदय अर्थात मस्तिष्क में स्थान संश्रय होता है, बुद्धि विभ्रम होता है, हित अहित नित्य अनित्य का निर्णय वो नहीं कर पाता, असमर्थ हो जाता है। इसे ही अतत्वाभिनिवेश अर्थात महागत इस व्याधि को कहते हैं। हृदय समुपाश्रित मनोबुद्धि वहासराः दोषाः संदूषितश्चंच रजो मोहावृतात्मनः रजस्तमोभ्याम वृद्धाभ्याम बुद्धो मनुष्यावृते हृदय व्याकुले दोषयत विमूढ़ो अल्पचेतनाः। इसके लक्षणों में विश्वाम कुरुते बुद्धम नित्यानित्य हिताहृते अतत्वानिवेशम तमाहु आपताहम महागतम। संप्राप्ति घटक यदि देखते हैं तो इसमें दोष है वात पित्त कफ रज और तम, दूष से मन और स्मृति, अधिष्ठान इसका हृदय है, स्रोतस मनोवाही और बुद्धवाही स्रोतस, दुष्टि का प्रकार है विमारगमन, अग्नि इसमें विषमाग्नि होती है, व्याधि का स्वभाव चिरकारी होता है और इसके प्रमुख लक्षण हैं जैसे मैंने पहले ही बताया, बुद्धि का विषम हो जाना, हित को अहित एवं अहित को हित समझना, नित्य को अनित्य तथा अनित्य को नित्य समझना, रोगी अपने निर्णय के अनुसार अपनी बात पर हट करना, विस्माम कुरुते बुद्धिम नित्यानित्य हिताहितते अतत्वानिवेशम तमाहु आपताहम महागतम। ये इसके लक्षण हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में। निदान परिवर्जन पहले आवश्यक है। जो निदान बताए, मलिनहार शीलस वेगान प्राप्त निग्रहता शीतोष्ण स्निग्ध रूक्षाद्य हेतुभिश्चादि सेवते, इन निदानों का परिवर्जन करें और इसमें पंचकर्म, मानसिक रोगों में पंचकर्म कराना आवश्यक होता है। सबसे पहले आप दीपन पाचन के लिए पंचकोल क्वाथ 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम देवें 5 दिन तक। उसके बाद ब्राह्मी घृत या कल्याण घृत, इनसे आभ्यंतर स्नेहपान करें। सम्यक स्नेह लक्षण होने के बाद वमन कराएं।
वमन के लिए जो कल्प तैयार करते हैं उसमें मधु एस्टी और गिलोय 20-20 ग्राम मधु एस्टी गिलोय ले लें, काढ़ा बना लें 100 ml, और इसमें मदन फल पिपली यौकुट करके 15 ग्राम मिला करके वमन के एक दिन पहले रात्रि में भिगो के रख दें। जो काढ़ा आपने तैयार किया है प्रातःकाल उसको मसल के छान लें, सेंधव 2.5 ग्राम और 20 ml शहद डाल करके मदन फल कल्प का निर्माण कर लें। इससे आप वमन कराएं। वमन के 15वें दिन विरेचन, तो 9वें 10वें 11वें दिन अभ्यंतर स्नेहपान, 12वें 13वें 14वें दिन रेस्ट और 15वें दिन विरेचन, अर्थात वमन के 15वें दिन विरेचन कराएं। विरेचन के लिए त्रिव्रत, अमलतास, छोटी हरड़ 30-30 ग्राम तीनों को ले लें, यौकुट करके काढ़ा बना लें 100 ml, और इसमें 40 ml 30 to 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन के लिए ये कल्प आप पेशेंट को प्रातःकाल खाली पेट में 9 बजे दे दें। दिन भर कुछ नहीं खाना है, सायंकाल से फिर पेयादि क्रम पेशेंट को देना है। इसके अलावा श्राद्ध तर्पण बहुत आवश्यक है, उसके लिए शिरोधारा बेस्ट है, नहीं तो पिचु धारण कराइए। शिरोधारा के 11-11 दिन के कोर्स कम से कम 2-3 करिए तो लाभ निश्चित प्राप्त होगा। नस्य के रूप में भी ब्राह्मी घृत से नस्य कराएं या पंचेंद्रिय वर्धक से 4-4 बूंद की मात्रा में नस्य लगातार 21 दिन तक पेशेंट को कराएं। इसमें शोधन नस्य नहीं कराना है। इसके अलावा सत्वाजय चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा जैसे आश्वासन है, दही व्यापार चिकित्सा भी पेशेंट में करते रहना चाहिए बीच बीच में। और जो अपस्मार उन्माद की चिकित्सा बताई गई है उसके अनुसार से भी युक्तिपूर्वक आप चिकित्सा अतत्वानिवेश की कर सकते हैं। अतत्वाभिनिवेश यानी अपस्मार में जो चिकित्सा वर्णित है, उन्माद में जो चिकित्सा वर्णित है, वही चिकित्सा अतत्वाभिनिवेश में भी कर सकते हैं। मेध रसायन का बहुत इसमें रोल है। मेध रसायन काढ़ा या मेध रसायन चूर्ण, शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, गिलोय और मुलहटी, मेध रसायन काढ़ा देना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने बताया, आभ्यंतर स्नेह पाने के लिए ब्राह्मी घृत, पंचगव्य घृत का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। आस्वर इसमें अवलेहों में ब्रह्म रसायन, आमलकी रसायन, च्यवनप्राश, इनका भी प्रयोग करना चाहिए। इससे मस्तिष्क का पोषण होता है, रोगी ठीक होता है। एक योग बहुत अच्छा चरक ने बताया है, प्रयुंजाद तई लसुनम पैसा व शतावरीम सद्या एवं पिवे जीर्णे पैसाद्याद ससर्क्रम। लहसुन 5 नग, तिल तैल 10 ml पीस करके प्रातःकाल खाली पेट में प्रतिदिन 20 दिन तक देवें। इससे तुरंत लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा शतावरी 10 ग्राम दुग्ध के साथ सेवन करना चाहिए। स्नेह सोदोपन्नम तम संशुद्धो वमनादि कृत संसर्जनी मेदी है अन्न पानी है उपाचरित। प्रयुंजाद तई लसुनम पैसा व शतावरीम सद्य ब्राह्मी रसम कुश रसम वचा व मधु संयुता, यानी शतावरी 10 ग्राम दुग्ध के साथ सेवन करें, या ब्राह्मी सुरस या चूर्ण को 10 ग्राम की मात्रा में दुग्ध के साथ सेवन करें, या कुष्ठ रस या कुष्ठ का चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में दुग्ध के साथ सेवन करें। वचा चूर्ण 5 ग्राम मधु के साथ सेवन करने से अतत्वाभिनिवेश में, हाँ ये छोटे छोटे उपयोग लेकिन ये चरक ने वर्णित किए हैं। इसमें मैंने वचा चूर्ण का प्रयोग और ब्राह्मी सुरस का प्रयोग और मेध रसायन का प्रयोग, लहसुन और तिल इसका प्रयोग मैंने किया है और बहुत ही उपयोगी चिकित्सा साबित हुई है। आप भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। औषधियों में स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, रॉयल पंचामृत 125 मिलीग्राम, स्मृति सागर 125 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, रॉयल पंचामृत 125 मिलीग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ इसका सेवन करें। इसके अलावा स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये भी बड़ा उपयोगी रस औषधि योग है।
इसका भी लगातार, लेकिन 20-21 दिन से कम कोई औषधि आप प्रिस्क्राइब न करें। लगातार 2-3 महीना आपको ट्रीटमेंट इसमें देना पड़ेगा। ब्राह्मी घृत 10 ml दुग्ध के साथ सेवन कराएं। ये भी बड़ा ब्रह्मण है, वेद रसायन भी है। वचा चूर्ण, शंख पुष्पी चूर्ण, वचा चूर्ण 5 ग्राम, शंख पुष्पी 5 ग्राम दुग्ध के साथ सेवन करने से अतत्वाभिनिवेश में अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आश्वरिष्ट में अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच, सारस्वतारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मी बटी, शंख पुष्पी बटी, स्ट्रेसकॉम आदि जो मेद रसायन के द्रव्य हैं या मेद रसायन से जो बने टैबलेट या कैप्सूल हैं, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे मेंटेट, मेमटोन, बहुत सारी ऐसी दवाई बाजार में प्रचलित है, उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अतत्वाभिनिवेश निश्चित रूप से महागध है, कष्टसाध्य व्याधि है, लेकिन अगर आप प्रारंभ से उचित ट्रीटमेंट आप पेशेंट को देते हैं तो निश्चित रूप से यह रोग भी साध्य है। तो इस तरीके से अतत्वाभिनिवेश के बारे में आज जानकारी दी। कल फिर हम इसी वक्त मिलेंगे। जैसा मैंने आपको जानकारी दी है, 28 तारीख से पंचकर्म सीरीज लेक्चर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। 28 को प्रारंभ में पंचकर्म क्या है, जो पंचकर्म का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में चर्चा करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद।